हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किए थे और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में जो है हम लोग देखे थे। उसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आए थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में, एक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया था और दूसरा क्वांटम नंबर का कंसेप्ट। इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही जो है आगे बढ़ाएंगे और क्वांटम नंबर को काफ़ी डिटेल में फिर जो है एक्सप्लेन करेंगे। देखो, यह जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, यह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक बार फिर से हम लिखते हैं, ये डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0। इसमें से इस एक्स वाई और जेड को हम क्या बोले थे कि ये तीन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई और जेड। तो मान लो एक्स है, इसको वाई या जेड कुछ भी मान लो, तो जो तीसरा एक्सिस होगा या इसको इधर, चूँकि तीसरा एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होगा और तीसरा एक्सिस जब ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो इसको आप ऐसे दिखाओ चाहे इधर दिखाओ, एक ही बात है। इसको वाई कर दो और इसको जेड मान लो। साई था वेव फंक्शन, तो यह जो वेव फंक्शन है वह एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन या तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, या तो वाई की तरफ मूव करेगा, या तो जेड की तरफ। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तब जो उसके साथ वेव जुड़ेगा उस वेव का वेव फंक्शन जो होगा साई, मतलब इधर मूव कर रहा है तो इधर कोई वेव जुड़ेगा, इस तरफ मूव कर रहा है तो इधर कोई वेव जुड़ेगा, या इधर मूव कर रहा है तो इधर कोई वेव जुड़ेगा। तो ऐसा जो है यहाँ दिस वन इज कॉल्ड साई, और यही साई को एक्स वाई और जेड के टर्म में एक्सप्लेन किया गया है। अब क्या ऐसा ज़रूरी है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करे? इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, यहाँ मतलब एक्सिस के बीच में हो, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस के बीच में आ जाएगा तब फिर इसके वेव फंक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब तो ये कोई एक्सिस के बीच नहीं रहा। तो इस केस में फिर से डेरिवेशन वगैरह है कि इधर से परपेंडिकुलर लिया जाता है, फिर इधर, फिर यहाँ। इसके साथ मान लें कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे है, इधर कोई एंगल बना रहा है थीटा, इधर कोई एंगल बना रहा है फाई, ऐसे। और इस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफिकेशन चूँकि डिटेल में भी हम लोग नहीं देखेंगे, बस इतना जानो कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ओरिजिनली दिया गया था 3 डायमेंशन के लिए वह एक्सिस के अलॉन्ग था, मतलब वह तभी वैलिड था जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक्सिस के बीच में भी रहे, और एक्सिस के बीच में रहेगा तब फिर इसके वेव नेचर को या वेव फंक्शन को आप कैसे व्यक्त करोगे वो फिर बतला पाना मुश्किल था। इसीलिए फिर इसका मॉडिफिकेशन किया गया और मान लिया गया कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सिस के बीच में है, न्यूक्लियस से या आर दूरी पे है, तो इसके लिए फिर यह जो एंगल सबटेंड करेगा वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस की तरफ, उसको थीटा फाई वगैरह से एक्सप्लेन किया जाने लगा। मतलब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, इसको रिप्लेस कर दिया गया पोलर कोऑर्डिनेट से। इसको रिप्लेस किया गया पोलर कोऑर्डिनेट से आर थीटा एंड फाई से, ऐसा। तो चूँकि मैथ में इसको डिटेल में पढ़ोगे कि कार्टेशियन पोलर में कैसे बदलता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस के अलॉन्ग, और जब एक्सिस के बीच में कुछ आ जाए तब उसके कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, तो वह कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स वाई जेड था, पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर थीटा और फाई। तो यह जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई जेड। इसी को जब पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखोगे तो पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखने पर एक बड़ा सा इक्वेशन आएगा वैसे ही। तो उस इक्वेशन को हम लोग पहले लिखते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही हाइड्रोजन एटम के लिए इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जब लिखा गया तो यही इक्वेशन ऐसा आया,
1/r² डेल बाई डेल r² डेल फाई बाई डेल r प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, फिर डेल स्क्वायर साई बाई डेल फाई स्क्वायर, फिर 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, फिर साइन थीटा डेल फाई बाई डेल थीटा, यहाँ बेसिकली फाई होना चाहिए। उसके बाद प्लस 8π² mh² e प्लस ZE² बाई r साई इक्वल टू 0। तो इसमें आता था भी ना, E माइनस भी होता था ओरिजिनल इक्वेशन में, भी पोटेंशियल एनर्जी था तो भी का होता है माइनस ZE² बाई r, तो वही इसको यहाँ पुट करके ऐसे लाया गया है। तो यह जो है यह भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में, मतलब इसमें एक्स वाई जेड तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इसमें r थीटा और फाई मिलेगा। और इस इक्वेशन में ये जो तीन टर्म हुए, एक r, एक थीटा और एक फाई, तो ये तीन जो पोलर कोऑर्डिनेट है, तीनों पोलर कोऑर्डिनेट को सेपरेट करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया। तो जब तीनों को सेपरेट करोगे तो यह जो साई वेव फंक्शन है उसमें r है, थीटा है और फाई। इसके पहले जो साई था वह एक्स वाई जेड के टर्म में था, लेकिन अब जो यह साई है वह r थीटा और फाई के टर्म में है। तो इसके टर्म में जब सेपरेट करोगे तो इसको ऐसे लिखेंगे r फिर थीटा थीटा फाई फाई, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा, कैपिटल फाई स्मॉल फाई। इसमें से यह जो टर्म है r, दिस इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन। और रेडियल वेव फंक्शन क्या बतला रहा है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, r, इसके बारे में यह एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद ये जो थीटा और फाई हैं, दीज आर कॉल्ड एंगुलर वेव फंक्शंस, दोनों कहलाते हैं एंगुलर वेव फंक्शंस। तो यह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया पोलर कोऑर्डिनेट में। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना है कैसे, तो जो इसमें तीन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा फाई उसके टर्म में, तो इसमें से तीनों को सेपरेट किया गया कि चूँकि यहाँ जो वेव फंक्शन है ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसको अलग कर दो, r अलग, थीटा अलग, फाई अलग। तो इस r को हम लोग बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, थीटा फाई को बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन क्या बतलाया कि एक एटम में न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्टेंस r पे है, उसी के बारे में जो है ये बतलाएगा। और बचा अब यह ये दोनों, तो ये दोनों क्या बतलाएगा, तो ये दोनों बतलाएगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। समझ गए। तो ये जो तीन टर्म है उसमें से एक टर्म बतलाया इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा, और दूसरा टर्म बतलाया ऑर्बिटल के शेप के बारे में। ऑर्बिटल का शेप कहने का मतलब कि वह रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम समय एक्सपेंड कर रहा है, तो वह रीजन कैसा दिखेगा उसके बारे में। तो यही दो चीज़ को तो एक्सप्लेन करना था, एक पोजीशन और एक उसका ऑर्बिटल के बारे में। तो पोजीशन तो यहाँ भी एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है ना, एक वह डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। अब हो सकता है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे सेम डिस्टेंस पर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीन टर्म इसमें आए हैं। अब इसमें से जो r है इसी को यदि और ई करके लिखा जाए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आधार पे ही, तो ऐसे r यह डिपेंड करेगा n और l पे, उसके बाद थीटा यह डिपेंड करता है l और m पे, और उसके बाद फाई यह डिपेंड करता है केवल m पे। तो इसमें से यह जो n और l आया, दीज आर क्वांटम नंबर्स,
उसी प्रकार से यहाँ एल एम ये भी क्वांटम नंबर ही है, और यहाँ एम दिस इज ऑल्सो क्वांटम नंबर। क्या पढ़े थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो ये 3 नंबर मिले, एन एल और एम। तो एन और एल पे डिपेंड करेगा इस आर का वैल्यू, एल और एम पे डिपेंड करेगा थीटा का वैल्यू, और केवल एम पे डिपेंड करेगा इस फाई का वैल्यू। जहाँ एन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल कहलाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, आगे डिटेल में देखेंगे कि ये क्वांटम नंबर क्या बतलाते हैं, और एम कहलाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस तरह से ये जो टर्म्स आए आर, थीटा और फाई जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, इसमें से आर जो डिपेंड किया ये 2 क्वांटम नंबर पे, थीटा भी ये 2 क्वांटम नंबर पे, और ये फाई डिपेंड किया है केवल 1 क्वांटम नंबर पे। रेडियल वेव फंक्शन क्या बतलाया, एंगुलर वेव फंक्शन क्या बतलाए, इसको भी हम लोग देखें। अब इसमें से एक होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल वेव फंक्शन, तो क्या है जरा उसको देखते हैं। ये सारे एडवांस टॉपिक हैं जो बेसिकली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर जब आप आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ डिटेल में जानोगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो नेक्स्ट रेडियल वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन जो था आर बेसिकली डिपेंड कर रहा था 2 क्वांटम नंबर पे, एन और एल पे। तो जब आप सॉल्व करोगे ना उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो सॉल्व करने के बाद अलग अलग ऑर्बिटल के लिए इस आर का वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे 1s ऑर्बिटल है तो 1s ऑर्बिटल में ही 1 बता रहा है एन को और s बता रहा है एल को। जहाँ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है तो इसमें से एस, पी, डी, एफ ये 4 होते हैं। तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो 1s के लिए लिखोगे तो एन हो गया 1, और ये एस बता रहा है एल, तो एस नहीं लिखते हैं, उसका वैल्यू लेते हैं। तो 1s को यदि लिखोगे तो इसके लिए 1 और 0, n बराबर 1, एल बराबर 0। तो इसके लिए जो वैल्यू आया सॉल्व करके, मतलब R10 का वह ऐसे आया था 2z/a0 3/2 फिर e का पावर -ZR/a0। और ऐसे करके अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट किया गया इस रेडियल वेव फंक्शन का। कैलकुलेट करने के बाद जो है एक ग्राफ प्लॉट किया गया, किसके किसके बीच, तो ऑर्बिटल में आर और आर के बीच। ऐसे इधर लिया गया आर मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, और यहाँ कैपिटल आर मतलब इसी का वेव फंक्शन लिया गया। और अलग अलग ऑर्बिटल के लिए जो है ऐसे ग्राफ प्लॉट किए गए। इसी को रेडियल वेव फंक्शन हम लोग बोलते हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, अलग अलग के लिए। तो जैसे कि मान लो यह 1s ऑर्बिटल के लिए है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया गया, इसमें से ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ऐसा। उसी प्रकार से ई मान लो कि 2s के लिए है, तो यहाँ जो ग्राफ आया वह कुछ इस प्रकार से आया था, ऐसा। उसी प्रकार से मान लो 2p के लिए प्लॉट किया गया, R 2p को लेकर के, तो इसके लिए जो है ऐसा करवाया। ऐसे ही 2s के बगल में 3s को भी प्लॉट कर दें, R और यहाँ R ये मान लो 3s के लिए है, तो इसके लिए जो ग्राफ आया था वो ऐसा, इस प्रकार से। ऐसा ग्राफ आया था। तो 1s के लिए जो ग्राफ आया, 2s के लिए आया, 3s के लिए आया और ये 2p के लिए आया। तो ये ग्राफ क्या बता रहे हैं, इस ग्राफ के नेचर को ज़रा समझोगे। यही कहलाते हैं रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो
आर क्या था, तो आर था न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, और ये आर उसका वेव फंक्शन है। यहाँ है न्यूक्लियस, ठीक, तो यहाँ न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस पे ही देखो जो वेव फंक्शन है वो मैक्सिमम है। तो न्यूक्लियस पर वेव फंक्शन मैक्सिमम होने का मतलब हुआ कि 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। कभी पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है क्या, नहीं रहता, वो तो न्यूक्लियस के बाहर होता है। इसका मतलब कि यह ग्राफ सही नेचर को नहीं बतला रहा है। चलो यहाँ तो ठीक है। 2s में देखो, 2s में वही कहानी है कि ऑरिजिन पे न्यूक्लियस है यहाँ, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है जीरो हो जाएगा, तो जीरो मतलब कि न्यूक्लियस, तो यहाँ भी न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते गए, मतलब आर डिस्टेंस बढ़ते गया, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होते गई। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो, तो जहाँ जीरो वो कहलाता है नोड। मतलब ये जब क्रॉस करेगा कर्व इस एक्सिस को, तो जहाँ क्रॉस करेगा वही नोड कहलाएगा। यहाँ बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देखो कर्व नीचे आते जा रहा है। कर्व नीचे आने का मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटते जाएगी। घटते घटते एक जगह जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक था, जीरो होना ठीक था, लेकिन जीरो के बाद अभी जो नीचे गया है मतलब कि नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नेगेटिव। कैसे हो सकता है, ये तो पहले से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो पॉजिटिव, नहीं पाया जाएगा तो जीरो। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नेगेटिव आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उसी प्रकार से यह 2p के लिए है। तो 2p के केस में बोल रहा है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जीरो है, लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, उसके बाद धीरे धीरे घटेगा। तो ये जो 4 कर्व्स बनाए गए, इसमें से 2 बहुत ज़्यादा फॉल्टी है। और फॉल्टी क्या है कि न्यूक्लियस पे ये बतला रहा है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। और दूसरा, इस कर्व का नेगेटिव हो जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नेगेटिव होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 कमियां रह गई इस प्लॉट का, जब r और r मतलब कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस और उसका वेव फंक्शन के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया, तो उसके ग्राफ में ये 2 फॉल्ट नज़र आए। तो फिर इसको मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने के लिए क्या किया गया, बोला गया कि इस बार r नहीं लेंगे, चूँकि r जो वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन कुछ थोड़े बतलाता है। वेव फंक्शन का स्क्वायर लेंगे तब वो कुछ बतलाएगा। वेव फंक्शन का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे ना, तब वह बतलाएगा कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और फिर जो ग्राफ प्लॉट किया गया वो किया गया r और यहाँ r स्क्वायर के बीच, ऐसा r और r स्क्वायर के बीच, सब जगह वही किया गया, r और r स्क्वायर मतलब वेव फंक्शन का स्क्वायर के बीच। क्योंकि वेव फंक्शन केवल कुछ नहीं बतलाता, उसका स्क्वायर करोगे तब वह इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बतलाता है। तो ऐसा करने के बाद, स्क्वायर बेसिकली यहाँ है, ऐसा करने के बाद जो ग्राफ इस बार आए वे कुछ इस प्रकार से, ये मान लो 1s के लिए है, ये 2s के लिए है, और इसको मान लो ये 3s के लिए है। ये 3s के लिए है। तो इस बार जब r स्क्वायर लिया गया तो एक फ़ायदा तो देख रहे हो, और फ़ायदा क्या देख रहे हो कि जो नेगेटिव था कर्व, अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, सबका सब एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहा। तो ये जो जहाँ ये टच कर रहा है यह सभी नोड कहलाए। तो नोड यहाँ है, नोड यहाँ है। ये जो पैरेलल जा रहा है दिस इज नॉट नोड। यह बतला रहा है कि जब आप न्यूक्लियस से बहुत दूर जाते जाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो होते जाएगी, वह कभी जीरो नहीं होगा। चूँकि एक वेव है और वेव का बाउंड्री कहाँ होता है यह बतलाना पाना पॉसिबल नहीं है। अब हम बोल रहे हैं तो ये मेरा जो साउंड वेव जा रहा है वो कहाँ एंड करेगा साउंड वेव, यह बतला पाना पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट।
तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो उसका वेव लास्ट कहाँ तक बनेगा ये बतला पाना पॉसिबल नहीं, लेकिन ऐसा बोलेंगे हम लोग कि हाँ न्यूक्लियस से बहुत दूर जाएंगे तो फिर उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, जीरो के करीब होते जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर करने से एक फ़ायदा हम लोग को दिखा कि जो नेगेटिव आ रहा था कर्व अब वो नेगेटिव नहीं आया, सबके सब पॉजिटिव आ गए, और ये जो यहाँ एक्सिस को टच करके ऊपर जा रहा है ये कहलाएगा नोड। लेकिन एक कमी तो अभी भी रहा ना, और कमी वही रहा कि जो न्यूक्लियस है यहाँ, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होना, और वो भी एस ऑर्बिटल में ऐसे। तो न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब फिर से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो इस बार भी जो कर्व प्लॉट किया गया या बिल्कुल सही कर्व नहीं है। तो फिर इसको मॉडिफाई किया गया अगेन, और मॉडिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हुआ। तो इस बार का मॉडिफिकेशन में क्या बोला गया कि जैसे मान लो यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यह फर्स्ट ऑर्बिट है, यह सेकेंड ऑर्बिट है। ठीक, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो ई वाला डिस्टेंस मान लो यहाँ से आर है, ई दोनों ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा डी आर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा आर प्लस डी आर। ठीक, तो बोला गया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहा तो यहाँ तक, इस ऑर्बिट में रहा तो यहाँ तक, लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है तो मे बी कि वह वेव इस छोटा जगह में भी स्प्रेड हो, ऑर्बिट के अलावे वेव इस जगह में भी बने, इस स्मॉल वॉल्यूम में, स्मॉल वॉल्यूम डी भी। और यदि ऐसा है कि दो ऑर्बिट के बीच का जो स्मॉल जगह है, स्मॉल वॉल्यूम, उसमें भी यदि इलेक्ट्रॉन के लिए वेव का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर यह वॉल्यूम कितना होगा यहाँ से उसको निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, डी भी बराबर ये जो बड़ा वाला वॉल्यूम है, तो बड़ा वाला वॉल्यूम माने 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 4/3 पाई ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और 4/3 पाई कॉमन ले लिए हैं तो बचा माइनस आर क्यूब ऐसा। अब इसमें से जो डी आर क्यूब है और डी आर स्क्वायर है ये बहुत स्मॉल टर्म्स हैं, और ये यदि स्मॉल टर्म्स है तो इनको नेगलेक्ट करोगे आप, तो नेगलेक्ट करने के बाद डी भी बराबर बचेगा 4/3 पाई 3r² डी आर। अब यहाँ से 3 कट जाएगा तो डी भी बराबर आ जाएगा 4 पाई r² डी आर ऐसा। अब यही जो स्मॉल वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम मतलब दो ऑर्बिट के बीच का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि वेव वहाँ भी बन सकता है, तो इसी स्मॉल वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट किए 4 पाई r² डी आर। और अब इसी को इंक्लूड करके चलेंगे और हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे r² NL r लेकर के जो ग्राफ प्लॉट किए थे अभी आप लोग, तो इसमें से अभी r के जगह हम लोग इस dr को इंक्लूड करके चलेंगे, और इस dr को, सॉरी dr नहीं मतलब dv को इंक्लूड करके चलेंगे। और जब dv को इंक्लूड करोगे तो ये r² NL, तो यहाँ आ जाएगा फिर 4 पाई r² डी आर। इसी में से इतना पूरे को r² NL 4 पाई r², इसको हम लोग बोलते हैं p, इधर बच गया dr, एंड हेयर p इज़ द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। p यहाँ से क्या कहलाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इस रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन p और r के बीच। मतलब अभी तक जो ग्राफ प्लॉट किए थे, एक में किए थे रेडियल वेव फंक्शन और r के बीच, फिर रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर लिए और r के बीच, और अब हम लोग जब स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर किए तो उस केस में फिर हम लोग के लिए कुछ आ गया रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिस p को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ऐसा 4 पाई
आर स्क्वायर एन एल और ये आर स्क्वायर, ऐसा। तो अब इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो अब जब अलग अलग ऑर्बिटल के लिए ये ग्राफ प्लॉट किए गए, यहाँ आर एंगस्ट्रॉम में लिया गया और यहाँ वही चीज़ पी, तो पी मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ आर स्क्वायर, मतलब यहाँ एक नया टर्म ही 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 पाई आर स्क्वायर बेसिकली डी भी है, स्मॉल वॉल्यूम। इतना तो पहले से लिए थे ना, बस यहाँ स्मॉल वॉल्यूम को इंक्लूड किया गया। और अब अलग अलग ऑर्बिटल के लिए जैसे ही 1s के लिए आया, फिर 2s के लिए सही प्लॉट किया गया। यहाँ सेम चीज़ है, यही 4 पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर, ऐसे ही अलग अलग ऑर्बिटल के लिए इसको प्लॉट किया गया। ये मान लो 3p ऑर्बिटल के लिए है और यहाँ यही आ गया 4 पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर। तो इस बार कर्व कुछ ऐसा आया, ये 1s के लिए है, ये 2s के लिए, इसको 3s मान लो, 3s के लिए प्लॉट करो। ऐसा। तो इस बार जो ग्राफ आए एकदम सही इन सेंस कि नेगेटिव नहीं रहा ग्राफ का नेचर, और नेगेटिव नहीं रहने के साथ ही साथ न्यूक्लियस के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा था इस बार 0 हो गया। देखो ऑरिजिन के पास न्यूक्लियस है और यहाँ ग्राफ यहीं से शुरू हो ही रहा है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 प्रोबेबिलिटी है। तो यही तो सही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा और जैसे जैसे न्यूक्लियस से बहुत दूर जाते गए तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 के करीब होते गया। 2s ऑर्बिटल की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन 0, थोड़ा सा आगे गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर 0, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड नोड। फिर आगे बढ़े तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर जा कर के ये भी 0 हो गया। तो पता चलेगा ना कि जैसे मान लो कि यहाँ का डिस्टेंस है 4 एंगस्ट्रॉम, सपोज यहाँ है 10 एंगस्ट्रॉम, तो एक रीजन हम लोग को पता चल गया कि 4 से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होगा। तो अब तो ग्राफ से क्लियर हो गया कि जो ग्राफ बन रहा है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाला या फिर रेडियल वेव फंक्शन के लिए जो ग्राफ बन रहा है, तो एक ग्राफ का नेचर से हम लोग को यही अब समझना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास नहीं वेव फंक्शन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। थोड़ा दूर गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हुआ, फिर और दूर गए तो मिनिमम हो गया। इसमें नोड कहीं नहीं आया। उसी प्रकार से इसमें देखें तो न्यूक्लियस में नहीं है इलेक्ट्रॉन, थोड़ा दूर गए तो इलेक्ट्रॉन आया, फिर बीच में एक वैसा रीजन आया जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसके बाद फिर आगे गए तो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम डेंसिटी पहुँचा, फिर 0 के करीब होते गया। उसके बाद फिर यहाँ वैसे ही है, न्यूक्लियस से जैसे दूर होते गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम तक पहुंचा, बहुत दूर गए तो ख़त्म। इसमें से 2 नोड आए, ये 2 नोड आए ऐसा। तो ऐसे जो ग्राफ प्लॉट किए गए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यही सारे कर्व हैं, और ऐसे कर्व दे करके पूछता है कि इसमें कितने नोड्स वगैरह हैं। तो नोड्स मतलब समझ जाना ही जहाँ टच करेगा एक्सिस को वहाँ। और 3 ग्राफ प्लॉट किया गया ना, सबसे पहले आर और आर के बीच, उसके बाद फिर यहाँ आर का स्क्वायर और फिर आर, और जब नहीं सही आया तब फिर यहाँ स्मॉल वॉल्यूम को इंक्लूड किया गया, फिर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर लेकर के किया गया तब। और यही एकदम सही और एग्जैक्ट ग्राफ है। तो इस तरह से यहाँ जो नोड वाला टर्म आ रहा है ना, या बेसिकली नोड वह रीजन हुआ न्यूक्लियस के बाद का जहाँ इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना क्या होगी, 0। जहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाएगा वो तो ऑर्बिटल, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वही रीजन कहलाता है उसके लिए नोड। तो ये जो नोड्स हैं
जो कि जीरो प्रोबेबिलिटी को बतला रहा है, इलेक्ट्रॉन का जीरो प्रोबेबिलिटी को, वह नोड बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, एंगुलर नोड का फॉर्मूला l। ये n और l जो है क्वांटम नंबर्स हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जब टोटल नोड निकालोगे यहाँ से तो जोड़ दोगे तो n-l-n प्लस l से ख़त्म हो जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो जैसे 3s है तो 3s में n बराबर हो गया 3, तो जब नोड निकालोगे तो फॉर्मूला है n-1, तो 3-1 मतलब 2। तो देखो दो नोड बना है, एक और एक 2। ऑरिजिन वाला को नोड नहीं बोलेंगे, इधर वाला को भी नोड नहीं बोलेंगे, ये बीच में जहाँ कटेगा वो नोड कहलाएगा। तो खैर नोड को और एक्सप्लेन में हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको आगे जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वहाँ। तो ये एडवांस टॉपिक थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कम समझ में आया होगा तो रिपीट करके एक बार देखोगे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिमाग में आएगा। हालांकि +2 के लिए उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एटम के बारे में कंप्लीट बात जान रहे हैं तो एक थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, एक अंदाज़ा लग जाए कि इतना आसान नहीं था इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को स्पेसिफाई करना। बाकी डिटेल में फिर आप हायर क्लासेस में इन टॉपिक्स को पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। धन्यवाद।